वेलकम टू स्टोरीज बाय शेखर। और आज बात करेंगे सुभाष घई की एक और फिल्म की। ये वो फिल्म है जिससे सुभाष घई ने अपनी कंपनी मुक्ता आर्ट्स लॉन्च की थी। पहले वैसे मुक्ता फिल्म्स लॉन्च हुआ था जो जिससे कर्ज बनाई थी। कर्ज मैंने बताया था कि अनफॉर्चुनेटली उतना ज़्यादा कमर्शियली सक्सेस वो अचीव नहीं कर पाई थी। तो मुक्ता फिल्म्स में क्योंकि प्रोड्यूसर सुभाष घई के ससुर थे और एक उनके एफटीआईआई के ज़माने के फ्रेंड थे, खुराना साहब। तो इस बार सोचा कि सुभाष घई ने कि ये अपनी कंपनी में मैं खुद ही प्रोड्यूसर बनूं और अपनी फिल्म खुद प्रोड्यूस करूं, डायरेक्ट करूं, राइट करूं। तो इस तरह से हीरो वो पहली फिल्म बनी जिसमें लिखा गया रिटन, डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय सुभाष घई। हालांकि इसके बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। विधाता हिट हुई थी और गुलशन रॉय उसके प्रोड्यूसर थे। उन्होंने सुभाष घई को कहा था कि अगर तुम इस फिल्म को हिट करा दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी कंपनी खोलने में मदद करूंगा। सुभाष घई ने कहा ठीक है। तो ये जो फिल्म बनाने जा रहे थे विधाता के बाद सुभाष घई, वो एक म्यूजिकल फिल्म बनाना चाहते थे। और उसकी कहानी भी उनके दिमाग में कुछ ऐसी थी कि एक एक म्यूजिशियन है, गरीब म्यूजिशियन है जो घर घर जाकर के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रिपेयर करता है। और उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन चूंकि इस हीरो की खुद की एक बहन है और उसकी शादी के लिए वो अपने प्यार को सैक्रिफाइस कर देता है। कुछ इस तरह का प्लॉट सुभाष घई के दिमाग में था। तो बनाने के लिए किसे हीरो लिया जाए। तो हुआ ये था कि 1981 की बात है। एक दूजे के लिए रिलीज होने वाली थी कमल हसन और रति अग्निहोत्री वाली, और उस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर थे गुलशन राय। तो रिलीज से पहले गुलशन राय ने सुभाष घई के लिए इस फिल्म की स्क्रीनिंग रखवाई। फिल्म देखी सुभाष घई ने और फिल्म उन्हें काफी पसंद आई। कमल हसन का काम बहुत अच्छा लगा। हालांकि उस वक्त डिस्ट्रीब्यूटर जो गुलशन राय खुद थे, उन्हें लग रहा था कि ये फिल्म शायद नहीं चलेगी, लेकिन सुभाष घई ने कहा था कि ये फिल्म हिट होने वाली है। क्योंकि जो परफॉर्मेंस कमल हसन ने दिया था उस फिल्म में, उससे वो काफी इम्प्रेस थी, इवन रति अग्निहोत्री के परफॉर्मेंस से। फिर क्या हुआ कि गुलशन राय ने कहा कि चलिए, आपको अगर इतनी पसंद आई है तो इस हीरो से मिल लीजिए, आप अपनी फिल्म में इसको ले लीजिए। अब इनकी जो फिल्म थी उसका नाम संगीत था, हीरो नहीं था, संगीत नाम था उस फिल्म का। तो कमल हसन से मीटिंग हुई सुभाष घई की, और कमल हसन काफी इम्प्रेस हुए थे उनकी पिछली जितनी फिल्में देख करके। उन्हें कहा था भी, और कमल हसन ने उन्हें कहा भी कि आपके जैसे डायरेक्टर की हमारे तरफ बहुत इज्जत है साउथ में। तो सुभाष जी ने कहा चलो ठीक है, अब तो मामला हो ही गया, तो हम लोग साथ में फिल्म कर लेते हैं। हालांकि इस फिल्म के लिए जो हीरोइन सोचा था सुभाष घई ने, वो रति अग्निहोत्री नहीं थी, वो जया प्रदा को उन्होंने सोचा था। और कमल हसन ने कहा ठीक है, 3 महीने में शूटिंग कर देते हैं। इस बीच क्या हुआ कि एक दूजे के लिए रिलीज हो गई और वो फिल्म हो गई ब्लॉकबस्टर। ब्लॉकबस्टर हो गई, उसके बाद कमल हसन स्टार भी बन गए। तो सुभाष घई जब भी उनसे मिलते थे कि चलो अब फिल्म स्टार्ट किया जाए जल्दी, तो कमल हसन डेट पुश करवाने लगते थे कि नहीं, अभी कुछ दिन के बाद करेंगे, मुझे और भी काम आ गया है, साउथ में काम है, ये वो करके। तो कहीं से पता चला सुभाष घई को कि कमल हसन जो है, चूंकि अब एक दूजे के लिए हिट हो गई है और उनके पास और भी ज्यादा ऑफर हैं, और बहुत सारे लोग वो पैसे ऑफर करने को तैयार हैं जितने सुभाष घई ने जो ऑफर किया था, उससे दुगना पैसा वो देने के लिए तैयार है, वो सारे प्रोड्यूसर। और इस वजह से कमल हसन जो है वो इनके फिल्म को डेट नहीं दे रहे हैं और फिल्म शूटिंग स्टार्ट होने में डिले हो रहा है। तो ये बात सुभाष घई को पता चली। एक बार कमल हसन से मीटिंग भी हुई, तो कमल हसन ने कहा कि अभी तो मैं के बालचंदर की फिल्म कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे मेंटर रहे हैं, तो उनकी फिल्म को मैं प्रायोरिटी दूंगा, ये वो करके। तो सुभाष घई को लग गया कि ये बात पैसों की है, इसे ज्यादा पैसे चाहिए। तो कब सुभाष घई ने, अब सुभाष घई को भी अपनी ही कंपनी लॉन्च करनी थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर हम लोग कभी और काम करेंगे। अब ये जो पूरा एपिसोड था, ये सुभाष घई के लिए बड़ा सेटबैक हो गया कि यार, मैंने सोचा था कि, और वो होता है ना कि एक जो डायरेक्टर या राइटर जो है, वो किसी एक एक्टर को लेकर के दिमाग में स्टोरी जब लिखना तैयार करता है, फिर वो एक्टर अगर काम ना करे तो उसका पूरा जो थॉट प्रोसेस है उस कैरेक्टर को लेकर के, वो सब कुछ चेंज हो जाता है। अब ये एक बड़ा झटका लग गया था सुभाष घई को। तो उस वक्त क्या हुआ कि संगीत मूवी जो ये बनाने वाले थे, उसके म्यूजिक कंपोजर थे, होने वाले थे आर डी बर्मन। तो आर डी बर्मन ने कहा कि, आर डी बर्मन लव स्टोरी में काम कर रहे थे, तो आर डी बर्मन ने कहा कि आप कुमार गौरव को लेकर के पिक्चर बनाओ, उसकी तो अभी लव स्टोरी हिट हो गई है, तो वो तो अभी टॉप के एक्टर हैं, मतलब सबसे ज्यादा डिमांड उन्हीं का है। तो सुभाष घई ने सोचा कि हाँ, ये बात तो सही है। इस बीच में हुआ ये था कि वो संगीत का की जो कहानी थी, उसके अलग भी कुछ और कहानी सोचने लगे थे सुभाष घई। तो उन्होंने सोचा था कि 2 हीरो की फिल्म बनाऊंगा और दूसरा हीरो संजय दत्त लूंगा।
तो और संजय दत्त कुमार गौरव जो थे वो दोनों दोस्त भी थे। तो एक दिन कुमार गौरव की मीटिंग हुई सुभाष घई के साथ। कुमार गौरव भी काफी सुभाष घई के ट्रैक रिकॉर्ड से इम्प्रेस थे और वो कहे कि हाँ बिल्कुल करेंगे। कुमार गौरव के पिता राजेंद्र कुमार इस बात से बहुत खुश थे कि सुभाष घई इनके साथ काम करना चाह रहे हैं, और जब राजेंद्र कुमार से सुभाष घई की मीटिंग हुई तो उन्होंने बहुत उनसे तारीफ की उनकी कि अरे आप तो बहुत कमाल के डायरेक्टर हैं, और भी बहुत सारी तारीफ की। फिर एक बार एक बातों बातों में कह दिया कि आप एक नए अच्छे राइटर को हायर कर लो। अब सुभाष घई अपनी फिल्म खुद लिखते थे, तो सुभाष घई को लगा कि राइटर हायर कर लो मतलब क्या मेरी राइटिंग में प्रॉब्लम है क्या? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन कुमार गौरव के सेक्रेटरी आए सुभाष घई से मिलने के लिए और कहा कि ठीक है तो अग्रीमेंट कर लेते हैं। मार्केट में आज के डेट में कुमार गौरव का जो प्राइस है वो 12 लाख रुपया है, और चूंकि आप अच्छे डायरेक्टर है तो 1-2 लाख कम कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब सुभाष घई ने कहा कि यार 10 लाख तो धर्मेंद्र और जितेंद्र जैसे जो आज के डेट में मोस्ट सेलेबल एक्टर्स हैं उनका प्राइस है, आप 12 लाख रुपए मांग रहे हो, और वो भी ऐसे एक्टर के लिए जिसकी सिर्फ अभी एक ही फिल्म रिलीज हुई और वो ठीक है वो सुपर हिट हो गई है, लेकिन इतने पैसे आपको कौन देगा? तो सुभाष घई को फिर ये बात चुभ गई। अब उन्होंने कहा कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, इसके साथ भी मैं काम नहीं करूंगा। फिर उन्होंने लेटर लिख करके कुमार गौरव को मना कर दिया कि हम लोग कभी बाद में काम करेंगे। अब ये जो दोनों एपिसोड हुआ था वो सुभाष घई को इसने बड़ा परेशान किया था। कहा कि यार अब किसी स्टार के साथ काम करो और फिर वो इंटरफेयर करे और डेट्स ना दे और दुनिया भर के टैंट्रम्स कौन झेलेगा ये सब। क्योंकि जैसा मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, जब कर्ज भी जब सुभाष घई बना रहे थे तो उन्होंने टीना मुनीम वगैरह को इसलिए लिया था कि वो नहीं चाहते थे कि स्टार्स हो और इनके जो क्रिएटिव थॉट है उनमें इंटरफेयर करके चीजों को खराब करे। तो फिर सुभाष घई ने सोचा कि चलो इस फिर से न्यू कमर्स के साथ काम करते हैं, ये स्टार वगैरह के साथ अगर काम करेंगे तो फिर काम खराब ही होगा। तो अब इनके दिमाग में फिर नई कहानी आ गई कि कुछ और सोचते हैं। जो संगीत की जो कहानी थी जिसमें ये था कि हीरो जो है वो म्यूजिशियन है और वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रिपेयर करता है घर घर जा करके, तो उस कहानी को थोड़ा सा मोल्ड किया इन्होंने और ऐसा किया कि एक आदमी है जो कि बांसुरी बजाता है और बांसुरी बेचता है, और उसका एक बच्चा भी है जो कि उसके साथ घर घर जाकर के बांसुरी बेचता है। लेकिन कोई गुंडा जो है वो उसे किडनैप कर लेता है, उसके फादर की डेथ हो जाती है, जो बांसुरी वादक है उसकी डेथ हो जाती है, तो वो उसके जो बेटा है उसको अपने पास लेकर के पालता है और फिर बड़ा होकर के अपने क्रिमिनल एक्टिविटीज में उसे इन्वॉल्व कर लेता है। और ये जो हीरो है वो चूंकि बचपन से बांसुरी भी अच्छा बजाता था, तो ये ऐसा हीरो है, ऐसा गुंडा है जो कि बांसुरी भी बजा सकता है और बंदूक भी चला सकता है। तो इस तरह का थॉट प्रोसेस था पूरा हीरो की हीरो का जब प्लॉट सोच रहे थे सुभाष घई। तो इन्होंने सोचा कि अब किसके साथ काम किया जाए, तो इन्होंने सोचा कि ऑडिशन लेते हैं। फिर उन्होंने ऑडिशन स्टार्ट किया। अब बहुत सारे एक्टर्स से ऑडिशन लिया, इन्हें जम नहीं रहा था वो चीज, क्योंकि ऐसा बंदा जो कि थोड़ा गुंडा भी लगे और दिल का अच्छा हो, वैसा कुछ अपीयरेंस चाहिए था इन्हें। तो इनके एक मित्र थे, उन्होंने एक मैगजीन में फोटो दिखाया एक लड़के का कि ये देखिए लड़का जो है जैसा आप खोज रहे हो बिल्कुल वैसा है, मतलब चेहरे से थोड़ा गुंडा भी लगता है, अगर इसमें आप वो इमोशन जगा दोगे तो अच्छी बात होगी, उससे आप मिल लीजिए। अब वो मैगजीन में जो मॉडल था उसका नाम लिखा हुआ था जैकी श्रॉफ। तो समाओ कैसे भी खोज करके जैकी श्रॉफ को बुलाया गया सुभाष घई के घर पे। सुभाष घई से मिलने जैकी श्रॉफ आए और वो बड़े एकदम डरे हुए थे कि इतना बड़ा डायरेक्टर मुझे क्यों बुला रहा है। तो बात हुई और सुभाष घई ने जैकी श्रॉफ से पूछा कि कभी एक्टिंग के बारे में सोचा, एक्टिंग करोगे? और जो जैकी श्रॉफ ने जिस तरीके से जवाब दिया वो बिल्कुल बम्बैया जो टपोरी जो लैंग्वेज होता है ना कि अरे नहीं सर अपुन क्या करेगा, अपुन को तो एक्टिंग नहीं आती है, ऐसे करके बोला। तो सुभाष घई ने पूछा कभी डांस करने आता है? बोलता अभी डांस कैसे करेगा साहब, अभी तो डांस तो अपन को आता नहीं है, अपन तो चौल में रहता है उधर अपने पास एक बाइक है उसी पे अपन गेड़ी मारता है, इस तरह का, मतलब वो जो प्रॉपर बम्बैया लैंग्वेज में उसी तरीके से उन्होंने उनसे बात की। तो पता नहीं क्यों जैकी श्रॉफ सुभाष घई को बड़े इंटरेस्टिंग आदमी लगे। तो सुभाष घई ने पूछा अच्छा मैं तुम्हें 2-3 लाइन अगर लिख करके दे दूंगा तो तुम क्या उसे एक सीन की तरह प्रिपेयर कर सकते हो? तो बोला आप उनको तो बहुत टाइम लग जाएगा साहब, अपन तो कभी एक्टिंग किए ना, या 2-3 दिन आपको देना पड़ेगा तब मैं जो है इसको कर देगा। तो जैकी श्रॉफ तो सुभाष घई ने कहा कि अच्छा ठीक है छोड़ो ये सब लाइन वाइन छोड़ो, चलो कुछ और बातें करते हैं। और ऐसे ही कुछ बोलते बोलते सुभाष घई खड़े हुए और धीरे से बात करते करते चुपके से गए और एक स्विच ऑन कर दिया। वो जो स्विच ऑन किया था वो दरअसल एक छुपा हुआ कैमरा था उनके रूम में।
तो वो कैमरा ऑन हो गया और जैकी श्रॉफ को पता भी नहीं है कि एक कैमरा ऑन है, और उस कैमरा ऑन में ये लोग आपस में बात कर रहे थे, सुभाष घई और जैकी श्रॉफ, और उन्हें सुभाष घई ने उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा, घर में कौन कौन है, क्या क्या होता है, और उनकी जिंदगी की कहानी जो भी थी, और जिस तरीके से जैकी श्रॉफ अपनी लाइफ स्टोरी बता रहे थे, जो भी जब भी वो कोई अपनी घर की कहानी बताते थे, घर में जो भी परेशानियां थी, तो वो बड़े इन्वॉल्व होकर के, बहुत इमोशनल होकर के बातें बताते थे। उन्होंने बताया कि एक बार उनका जो भाई था वो डूब गया था, किसी लड़की को, क्योंकि एक लड़की डूब रही थी समुद्र में, तो उसे बचाने गया और वो डूब गया। कुछ इस तरह की कहानी बताई थी। फिर बातचीत खत्म हुई और उसके बाद फिर जैकी श्रॉफ चले गए, और जैकी श्रॉफ को सुभाष घई ने कहा कि 1-2 दिन के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। ठीक है, जैकी श्रॉफ चले गए। फिर जब गए तो वो जो रिकॉर्डिंग किया था कैमरे में, खुफिया कैमरे में, वो उन्होंने सुभाष घई ने अपने साथी लोगों को दिखाया। वो लोग देखे कि, क्योंकि वो लोग को आदत थी उस कैमरे से किसी के सीन को देखने की, कि कोई आदमी परफॉर्म कर रहा है, तो सब सोचे कि ये आप लोग बातचीत क्यों मुझे दिखा रहे हो। तो सुभाष घई ने बोला कि तुम इस लड़के के हाव भाव में देखो, जिस तरीके से ये बात करता है, या जो भी अपनी दुख भरी कहानी जो बता रहा है, जब वो इमोशनल स्टोरी मोमेंट्स जो अपने लाइफ की बताता है, तो वो किस तरीके से बिहेव करता है। तो बाकियों को तो समझ नहीं आया, लेकिन जाके जो सुभाष घई थे वो एकदम कन्विंस थे कि इस लड़के में पोटेंशियल है, ये उस इमोशन को स्क्रीन पे ले आएगा जो मैं इससे निकलवाना चाहता हूँ। ठीक है, फिर 2 दिन के बाद जैकी श्रॉफ आए, मुलाकात हुई, और मिलते ही सुभाष घई ने कहा कि तुम मेरे फिल्म के लीड हीरो होगे। जैकी श्रॉफ एकदम कि अरे सही में क्या साहब, क्या बात कर रहे हो साहब, जिस तरीके से जो जैकी श्रॉफ को आपने देखा है किस तरह से वो बात करते हैं, तो बोला कि हाँ तुम मेरे फिल्म में काम करोगे, फाइनल फाइनल है। तो जैकी श्रॉफ ने उनको बोला कि आप उनको एक आपको बात बताने का है, लेकिन कि अपुन जो है वो स्वामी दादा नाम की एक फिल्म है, देव साहब ने बनाई थी, उसमें अपुन शक्ति कपूर का साइड किक का रोल किया है। तो अब ये बात जो थी ये बड़ी ऑनेस्टली उन्होंने बता दी, क्योंकि जैकी श्रॉफ को सुभाष घई लॉन्च करने जा रहे थे एज अ फ्रेश फेस। तो सुभाष घई को लगा कि चलो कम से कम ऑनेस्ट तो है, ये बात बता दिया मेरे को कि मैंने पहले भी एक फिल्म में छोटा सा रोल किया है। तो उसने पूछा कि आपने कुछ उस फिल्म में डायलॉग वायलॉग बोला था, क्या सीन था आपका? सुभाष घई ने पूछा जैकी श्रॉफ से। तो जैकी श्रॉफ ने बोला कि कुछ नहीं था, बस मैं खड़ा था शक्ति कपूर के बगल में बंदूक लेकर के। तो सुभाष जी ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा देव साहब से कि वो अब उस फिल्म से उस रोल को काट दे। हालांकि देव साहब ने वो काटा नहीं। तो हीरो की तो खोज इनकी खत्म हो गई। फ्रेश हीरोइन भी चाहिए थी, नई लड़की चाहिए थी। इनको पता चला कि पेंटर बाबू नाम की एक फिल्म मनोज कुमार बना रहे हैं, उसमें कोई नई लड़की है। जैसे कर्ज के टाइम पे उन्हें पता था कि देश परदेश में टीना मुनीम नाम की एक नई लड़की काम करी, तो उसको बुलाया। तो उसी तरह से पेंटर बाबू के बारे में सुना था कि मनोज कुमार कोई नई लड़की के साथ काम कर रहे हैं, तो मनोज कुमार से बोल के 1-2 रील्स मंगवाए, और उन्हें उस रील को देखा कि कौन है लड़की। अब उस पर्टिकुलर रील जो इनके पास आया, उसमें जो आपकी मीनाक्षी शेरावती थी, वो मॉडर्न ड्रेस पहनी हुई थी। तो वो देख करके सुभाष घई को लगा कि यार क्या ये तो मॉडर्न ड्रेस पहनी है, और जो मेरी जो हीरोइन होगी वो तो राधा है, और थोड़ा उसमें इंडियननेस होना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि चलो कुछ और लड़की देखते हैं। इतने में क्या हुआ कि मीनाक्षी शेषाद्री को पता चला कि मेरे सीन्स के रील जो है वो सुभाष घई ने मंगाए हैं देखने के लिए। तो ये सुभाष घई से मिलने पहुंच गई उनके ऑफिस में अपनी माँ को लेकर के। सुभाष घई को जब पता चला कि बाहर मीनाक्षी शेषाद्री मिलने आई हैं, तो उन्हें लगा कि अगर मैं इनको भगा दूंगा तो रूड लगेगा, तो चलो मिल लेता हूँ। तो जब मिला, तो जब जो पहली बार जब उन्होंने मीनाक्षी शेषाद्री को इन पर्सन देखा, तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट लग रही थी पेंटर बाबू की सीन्स जो उन्होंने देखी थी। जब आमने सामने मिली तो मीनाक्षी शेषाद्री बिल्कुल सलवार सूट और कमीज पहनी हुई थी, और बिल्कुल एकदम भारतीय नारी वाला लुक था उनका। तो वो देख के सुभाष घई बिल्कुल सरप्राइज हो गए। उन्होंने मुंह पे ही कह दिया कि आप तो बहुत अलग लग रही हैं अपनी फिल्म से। तो मीनाक्षी शेषाद्री ने कहा कि आपने जो देखा है वो तो मेरे को जैसा एक्ट कराया था देवानंद ने, आपने मेरे को वैसा देखा। अब मैं तो ऐसे ही रहती हूँ अपने नॉर्मल लाइफ में। तो बस वो अपीयरेंस सुभाष घई को पसंद आ गई, और मीनाक्षी शेषाद्री इस तरीके से आ गई, ऑन बोर्ड हो गई। फिर अब कहानी को डेवलप किया गया, और कहानी जिस तरीके से लिखी थी सुभाष घई ने, इसमें म्यूजिकल लव स्टोरी थी। अब म्यूजिकल लव स्टोरी थी तो, और जिस तरीके का म्यूजिक था, क्योंकि जो लड़का था वो जैकी दादा है लेकिन उसका नाम जय किशन है, एक जो हिंदुस्तानी नाम होता है, और लड़की जो है वो राधा है। तो इस फिल्म का म्यूजिक जो है वो वेस्टर्न तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसमें एक भारतीय हिंदू, आप समझ लीजिए हिंदुस्तानी म्यूजिक इसमें होना चाहिए। ये सोच हो गया था सुभाष घई का।
लेकिन चूंकि संगीत के लिए इन्होंने सोचा था कि मैं आर डी बर्मन से म्यूजिक कंपोज करवाऊंगा, लेकिन इन्हें लग रहा था कि मेरी जो स्टोरी है उसमें आर डी बर्मन का म्यूजिक फिट नहीं बैठेगा। अब हुआ ये था कि कर्ज के टाइम, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कर्ज के बाद सुभाष घई और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बातचीत बंद हो गई थी। हालांकि फिल्म का म्यूजिक बहुत अच्छा था और अवार्ड भी मिला था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को, लेकिन चूंकि वो जो ओम शांति ओम गाना था वो लक्ष्मीकांत जी ने अपने आवाज में गाया था और लक्ष्मीकांत जी चाहते थे कि फिल्म में उन्हीं की आवाज में वो गाना रखा जाए, लेकिन सुभाष घई ने वो हटा करके किशोर कुमार से वो गाना गवाया था। तो ये जो इंसिडेंट हुआ था, इससे लक्ष्मीकांत जी थोड़ा नाराज हो गए थे। तो इस वजह से इन दोनों में टशल हो गया था और इसी वजह से विधाता जब फिल्म बनी थी तो उस फिल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने म्यूजिक नहीं दिया था, जबकि बल्कि कल्याण जी आनंद ने दिया था। लेकिन जब हीरो की ये कहानी लिख रहे थे तो इन्हें मालूम था सुभाष घई को कि यार इस फिल्म की कहानी के साथ जस्टिस अगर कोई कर सकता है म्यूजिक के मामले में तो वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कर सकते हैं। तो अब अप्रोच कैसे किया जाए, हो गई है अनबन हम दोनों में। तो सुभाष घई के एक दोस्त थे, उनको उन्होंने अपनी कहानी सुनाई और बताई कि बताइए आप, सुभाष घई ने अपने दोस्त से पूछा कि ये कहानी सुन के आपको क्या लगता है कि इस फिल्म में किसका म्यूजिक होना चाहिए। अब ये जो दोस्त थे वो म्यूचुअल फ्रेंड थे, इनके भी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के भी। तो उन्होंने वो समझ गए कि ये क्या मेरे से करवाना चाहते हैं, तो बोला कि ठीक है मैं जाकर के बात करता हूँ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से, अगर वो मान गए तो फिर उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को ये बताई कि ऐसी ऐसी बात है, सुभाष घई एक फिल्म बनाना चाह रहे हैं। फिर एक मीटिंग हुई और मीटिंग में सारे गिले शिकवे खत्म हुए और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर बन गए। आनंद बख्शी के साथ हमेशा से काम कर रहे थे सुभाष घई और इस फिल्म का जो म्यूजिक था वो क्योंकि सुभाष घई हमेशा चाहते थे कि जो उनकी फिल्म जो म्यूजिक है वो ऐसे गाने ना आए जो कि स्टोरी को डल कर दे, या फिर क्योंकि कई बार क्या होता है कि हिंदी फिल्म में जब भी गाना होता है तो थिएटर में अगर आपने देखा होगा कि ऑडियंस उठ करके वॉशरूम चली जाती है, बाथरूम करने चली जाती है, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स लेने चली गई, क्योंकि गाने कभी कभी होते ना कि अरे बोर कर दिया चलो बाहर से घूम के आते हैं। तो सुभाष घई के दिमाग में हमेशा से ये रहता था कि मेरे फिल्म में जो भी गाने हो वो गाने जो हैं वो फिल्म की कहानी को और आगे बढ़ाएं। तो उसकी राइटिंग, गाने की राइटिंग और लिरिक्स ऐसे होने चाहिए कि जैसे अगर आपने देखा होगा कि इसमें जो गाना है प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं, तो वो जो कहाना जो जिस तरीके से उस गाने को पिक्चराइज किया गया है, उस गाने में बहुत सारे ड्रामे चल रहे हैं। पहली बार एक तरीके से पब्लिकली जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी सिरादरी अपने प्यार का इजहार लोगों के सामने कर रहे हैं और शम्मी कपूर जो है वो नाराज हो रहे हैं, गुस्से कर रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर गाने में ही बहुत सारे सीन्स हैं, तो वो ऑडियंस मिस नहीं करना चाहेगी। तो इस तरीके से सोचते थे कि तो इसकी हर गाने की लिखावट ऐसी होनी चाहिए। तो म्यूजिक पे बहुत काम किया सुभाष घई ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से मिल करके। अब चूंकि जो जैसा मैंने कहा कि बांसुरी वादक है, जो कहानी में जो हीरो है उसका बाप बांसुरी वादक है और वो बांसुरी बेचता है, तो उन्होंने सोचा कि फ्लूट का इस्तेमाल करना तो किसी अच्छे म्यूजिशियन से एक अच्छा ट्यून बनवाया जाए जो कि फिल्म का थीम म्यूजिक बन जाएगा। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने हरि प्रसाद चौरसिया से बात की और जो जो ट्यून जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कंपोज किया था उस ट्यून पे ही हरिप्रसाद चौरसिया को बांसुरी बजानी थी। तो सुभाष घई और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो है वो हरिप्रसाद चौरसिया से मिले और बताए कि ये ट्यून है, इसको आपको बजाना है। अब जो बांसुरी जो होती है वो अलग अलग तरीके की बांसुरी होती है, हर बांसुरी अलग साउंड करता है। तो हरिप्रसाद चौरसिया ने अपना बक्सा खोला, उसमें करीब 50-60 बांसुरी थी। अब ये लोग भी जो है कि इतनी सारी बांसुरी तो हरिप्रसाद चौरसिया ने सुभाष घई से कहा कि आप पिक कर लीजिए कौन सी बांसुरी बजानी है। तो अब इन्हें तो पता ही नहीं था कि कौन सी बांसुरी बजती है, तो उन्होंने कहा कि आप ही डिसाइड कर लीजिए। सुभाष घई ने हरिप्रसाद से कहा कि नहीं नहीं आप ही डिसाइड कीजिए, मुझे नहीं पता ये सब। तो हरिप्रसाद ने कहा कि ठीक है आप लोग थोड़ा घूम करके आइए 1 घंटे के बाद। ये लोग बाहर चले गए। 1 घंटे के बाद जब लौटे तो हरिप्रसाद चौरसिया ने एक कोई उन्हीं 50-60 बांसुरियों में से एक बांसुरी उठाया था और वो बजाना स्टार्ट किया और इतना बेहतरीन बजाया कि फिर दूसरे ऑप्शन पे वो लोग गए ही नहीं कि दूसरी बांसुरी से भी सुन लेते हैं, और वही बांसुरी के ट्यून को फिल्म में यूज किया गया। और बांसुरी वो जो इंस्ट्रूमेंट को जो सुनते सुनते सुभाष घई ने पिक्चर में 4-5 जगह नोट किए कि इन इन जगह पे इस बांसुरी को ही यूज करना है और कोई म्यूजिक नहीं रखना है। तो इस तरह से वो जो ये जो म्यूजिक है वो इसकी कहानी है। इस तरह से हरिप्रसाद चौरसिया ने इस फिल्म का म्यूजिक दिया, म्यूजिक नहीं मतलब वो बांसुरी दिया। और
रेशमा बहुत पॉपुलर पाकिस्तानी सिंगर थी, और जो चूंकि इसका जो जो गाना था लंबी जुदाई, तो सुभाष घई ने समहाउ कहा कि भाई ये गाना जो है हमें रेशमा से ही गवाना है, क्योंकि उनकी आवाज में जो दर्द है और वो जो पर्टिकुलर सॉन्ग, वो सुभाष घई को लगा कि हमें इन्हीं की आवाज को यूज करना चाहिए, किसी और से ये गाना नहीं गवाना चाहिए। वो एक थोड़ा सा एक फोक सा साउंड आपको करेगा, तो वो अलग रहेगा। इंडिया में इस तरह की जो आवाज है वो ज्यादा नहीं है। इंडिया में हमेशा सुरीली आवाजों को ही ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, और रेशमा की आवाज में एक ज्यादा गहराई थी और ज्यादा दर्द था, तो इस तरह से रेशमा की आवाज को लिया गया। अब फिल्म बनना शुरू हुई। अब हुआ क्या कि जब शूटिंग हो रही थी तो एक्टिंग की जो बात आई, तो जैकी श्रॉफ इतनी खराब एक्टिंग कर रहे थे कि सेट पे सभी लोग उनसे परेशान हो गए कि भाई इसको तो एक्टिंग ही नहीं आती है। असिस्टेंट डायरेक्टर से लेकर के इवन सरोज खान, जब वो तू मेरा जानू है गाने की जो कोरियोग्राफी हो रही थी, तो सरोज खान ने सुभाष घई से रिक्वेस्ट कर दिया कि प्लीज आप अपने हीरो को बदल दीजिए, इस हीरो के साथ तो काम नहीं हो पाएगा। लेकिन चूंकि इतना कॉन्फिडेंस सुभाष घई को जैकी श्रॉफ में था, और इतना प्रॉमिस कर दिया था उन्होंने जैकी श्रॉफ को कि नहीं नहीं तुम मेरे पिक्चर के हीरो हो, अब वो लगा कि अगर मैं अपनी पिक्चर से हीरो को निकाल दूंगा तो ये बात मार्केट में चली जाएगी, और फिर सबको लगेगा कि देखिए इन्हें तो अपने हीरो पे कॉन्फिडेंस नहीं है, कौन इसके साथ काम करेगा, तो इस तरह की चीजें हो जाएंगी, क्योंकि इंडस्ट्री ऐसे ही काम करती थी। तो सुभाष घई ने एक एक शॉट, एक एक मूवमेंट जो जैकी श्रॉफ का है कि तुम ऐसे देखो वैसे देखो, चलो ऐसे, अभी हंसो, गिर जाओ, इस तरीके की चीजें, मतलब एक एक सीन्स, एक एक शॉट जो है वो जैकी श्रॉफ को इन्होंने खुद से एक्ट कर करके बताया, और फिर समहाउ ये फिल्म को कंप्लीट किया गया। फिल्म बन गई किसी भी तरीके से, क्योंकि जैकी श्रॉफ का जो एक्टिंग थी वो सबको लग रहा था कि तो बिल्कुल ही स्टिफ है, इसके तो चेहरे पे इमोशन ही नहीं आ रहे हैं ना, और चलने का तरीका भी जो है वो बिल्कुल भी मतलब हीरो जैसा लग ही नहीं रहा। बट समहाउ सुभाष घई ने इस फिल्म को कंप्लीट किया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिखाया गया। गुलशन राय फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर और फाइनेंसर भी थे। गुलशन राय ने देखा और कहा कि भाई तू अपना हीरो बदल ले, नहीं हो पाएगा, कोई भी ये फिल्म नहीं खरीदेगा। बट सुभाष घई ने कहा कि नहीं, अब मैं चेंज तो कर नहीं सकता क्योंकि फिल्म तो बन चुकी है। तो गुलशन राय ने कह दिया कि तो फिर अगर ऐसा है तो फाइनेंस तो मैंने कर दिया है फिल्म को, डिस्ट्रीब्यूट मैं नहीं कर पाऊंगा। हाथ जोड़ लिया उन्होंने। ये एक बड़ा सेटबैक हो गया। ये बातें मीडिया में छप गई कि इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर है गुलशन राय जैसे बड़े प्रोड्यूसर, उन्होंने हाथ खींच लिया है, तो अब बाकी डिस्ट्रीब्यूटर भी थोड़ा दूर हो गए। तब यहाँ पे एनएन सिप्पी, जो सुभाष घई की जो पहली फिल्म थी कालीचरण, जो उन्होंने जो इनको प्रोड्यूस किया था, उन्होंने घई से पूछा कि क्या हुआ, आपको प्रॉब्लम हो रही है। घई ने सारी बात बताई, और फिर एनएन सिप्पी ने कहा कि चलिए मैं आपके फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ। अब बोल तो दिया, लेकिन इन्हें एक ही हफ्ते में पता चला कि मेरे से गलती हो गई। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हाँ कह दिया, लेकिन फिल्म जब दिसंबर 1983 में रिलीज हुई तो पहले 3 हफ्ते फ्लॉप इन द सेंस कि कोई देखने ही नहीं गया। रीजन क्या था? रीजन ये था कि फिल्म में कूली चल रही थी। अब कूली का जो बज था मार्केट में वो इतना ज्यादा था कि अमिताभ बच्चन को चोट कैसे लगी थी, कैसे एक्सीडेंट हो गया, सब लोग को ये जानना था। तो सब के सब कूली देखने जा रहे थे। अब कूली अगर आप देखो तो कूली कोई बहुत अच्छी फिल्म नहीं है। कूली के हिट होने के पीछे सिर्फ वो है कि कहानी बस लोगों को जाननी थी कि अमिताभ बच्चन को चोट कैसी लगी। तो सिर्फ अमिताभ को चोट कैसे लगी ये जानने के लिए पूरी जनता जो है वो कूली देखने जा रही थी। तो पहला हफ्ता गुजर गया, दूसरा हफ्ता गुजर गया। अब सुभाष घई को भी लगने लगा कि यार ये फिल्म तो फ्लॉप हो गई, नहीं चलेगी। तीसरे हफ्ते में उन्होंने अपने असिस्टेंट से कहा कि आप प्लीज पोस्टर हटवाना चालू करो। लेकिन उनके असिस्टेंट ने कहा कि अभी जो खबर आ रही है 3rd वीक में थोड़ा सा इसका बिजनेस इंप्रूव हुआ है, तो एक हफ्ते और रुक जाओ। चौथे हफ्ते में फिल्म हाउसफुल होने लगी। सुभाष घई को भी नहीं समझ में आया कि ये क्या हुआ। तो पता चला कि अब कूली का थोड़ा सा सबने देख लिया, सबको पता चल गया कि कहाँ अमिताभ को चोट लगी थी, तो अब उन्हें कुछ अच्छी कहानी देखनी है, तो वो धीरे धीरे हीरो की तरफ आ रहे हैं और वो लोग हीरो देख रहे हैं। फिर चौथे हफ्ते, पांचवें हफ्ते करते करते फिल्म जो हो गई ब्लॉकबस्टर। हर टेरिटरी में हाउसफुल, हर जगह लोग सिर्फ हीरो की बातें, ऊपर से म्यूजिक इसका इतना अच्छा था, वो सुपरहिट हो गया था। तो पहले 3 हफ्ते फिल्म जो बिल्कुल भी नहीं चली, वो आगे जाकर के ब्लॉकबस्टर साबित हो गई। और इस तरह से सुभाष घई जो पहली फिल्म थी, जो रिटन, प्रोड्यूस एंड डायरेक्टेड बाय सुभाष घई थी, वो थी हीरो, और वो बनी उनके करियर की एक बड़ी माइलस्टोन। और मीडिया ने इसके बाद सुभाष घई को शोमैन सुभाष घई कहना चालू कर दिया, क्योंकि इससे पहले शोमैन का जो टाइटल था वो राज कपूर को दिया गया था मीडिया के द्वारा। लेकिन अब चूंकि राज कपूर उतनी फिल्में नहीं बना रहे थे, तो एक नया शोमैन इंडस्ट्री में आ गया था, और वो थे सुभाष घई। जब हीरो की सक्सेस पार्टी हुई, हीरो की सक्सेस पार्टी में
सुभाष घई ने अनाउंस किया कि इस फ़िल्म की का जो कामयाबी का जो श्रेय है वो मेरे पूरे टीम को जाता है, और उन्होंने बताया कि लोग हर बार कहते हैं कि मेरी टीम को जाता है, मेरी टीम को जाता है, लेकिन टीम के लिए कुछ करते नहीं हैं। लेकिन फ़िल्म के प्रॉफ़िट से अच्छा खासा हिस्सा जो है वो इन्होंने अपने टेक्नीशियंस के सैलरी को इम्प्रूव करने में लगाया था। और इसके बाद एक ये ट्रेंड हो गया कि सुभाष घई की जब भी फ़िल्में हिट होती थी, तो टेक्नीशियंस जितने भी थे उनके सैलरी 20% बढ़ जाती थी। और अगर फ़िल्म एवरेज भी चलती थी तो 10% का रेज़ वो ज़रूर देते थे। हीरो फ़िल्म के लिए सैलरी तो बढ़ी, सबको बोनस भी दिया सुभाष घई ने। तो इस तरीके से सुभाष घई की एक अच्छी-सी टीम फ़ॉर्म हुई, और इसके बाद आपने देखा होगा कि सारे ये न्यूकमर्स के साथ ही ज़्यादा काम करते थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि स्टार्स को अगर ले लिया तो फिर इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस होगा कि फ़िल्म बनाना ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये थी कहानी हीरो के बनने की। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर कुछ इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स आपको ही पता है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।